हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिलानी है तो उसके लिए जो उच्च न्यायालय है वो किस रिट को जारी करेगा, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया, अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो मूल कर्तव्यों की यहाँ पे बात हो रही है और आप जानते हैं कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें पालन करना होता है। तो इसका जो उल्लेख है संविधान में कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है। यहाँ पे नियुक्ति नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे सूची दिए गए हैं और यहाँ पे कूट को हमें प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला है, केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए। केंद्र द्वारा लगाया जाता है और केंद्र के द्वारा ही संग्रहित किया जाता है, लेकिन ये राज्य को दिया जाता है। राज्य को दिए जाने वाली कर, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 269 के अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर हैं। अनुच्छेद 269 में इसका वर्णन है। और केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर, इसके बारे में अनुच्छेद 270 में। और संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, तो ये जो है अनुच्छेद 271 में। और संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर को जो क्या कहते हैं, अनुच्छेद 268 में वर्णित है। तो जहाँ पे भी आपको ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3 मिले तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है ऐसा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे 2, 1, 4, 3 है और ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। सबसे पहला है, भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो ये सही है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ये संसदीय प्रणाली पर आधारित है, एकदम सही है। दूसरा है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होता है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आप धन का केंद्रीकरण किया जाता है तो वो किसका उल्लंघन करता है। तो ये जो है केंद्रीकरण किया जाता है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 39 में कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये कहा गया है, ये सही है। उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक क्षमता के बारे में बताता है और ये भी सही है। यहाँ पे अनुच्छेद 49 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण, ये क्या है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
आगे है निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं उनका हमें मिलान करना है और ऊपर जो विकल्प दिए गए उसका चयन करना है। तो सबसे पहला न्यायालय का नाम है और दूसरा स्थापना वर्ष है। कौन से न्यायालय की स्थापना कब हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो जो कलकत्ता है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1862 में कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1862 में। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है पटना। पटना न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब की गई है? 1916 में। और तेलंगाना की हम लोग बात करें तो तेलंगाना की स्थापना 2019 में और त्रिपुरा की 2013 में। आपको जहाँ भी ए का 2 और बी का 1, सी का 3 और डी का 4 दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डॉट डॉट में प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी कि सरकारी बजट जो पेश होता है तो उस बजट में जीरो बेस बजट से पहले क्या आता है? तो जीरो बेस बजट से पहले जो है यहाँ पे यूएसए में प्रस्तुत किया जाता है। जीरो बजट बेस कहाँ पे पहले प्रस्तुत किया जाता है? यूएसए में। आगे है इसमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है। तो एनएनपी के बारे में जो सही कथन है वो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास है। क्या है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? आरटीजीएस जो आप लेते हैं इसकी लेन देन की ऊपरी सीमा कितनी तक है? कितने तक रुपए को आरटीजीएस लेन देन के माध्यम से हम ले सकते हैं? तो ये जो है कोई इसकी सीमा नहीं है आरटीजीएस में। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, इतना जितना मन आपका उतना आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आगे है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने। और आपको पता होगा जो अर्थशास्त्र के जनक है इकोनॉमी के उन्हें भी एडम स्मिथ ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ओकुन का नियम। यानी कि ओकुन का नियम क्या है? ओकुन का नियम क्या बताता है? तो ओकुन का नियम जो है वो बताता है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को। किसको? विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को क्या करता है? ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी देश में व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो कैसे प्रतिबिंबित होता है, कैसे दिखाई देता है? तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है। किससे? प्रति व्यक्ति आय से कैसा जीवन स्तर है इस देश का। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? उत्पादन लागत में जो राष्ट्रीय आय है ये किसके बराबर होती है? तो उत्पादन लागत में अगर हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करें तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता ये होता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे है हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? जो टाइगर ट्रायम्फ 2025 है ये किन 2 देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? भारत एवं अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत एवं अमेरिका के बीच। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा ऐसा राज्य है जो 10वीं वर्ग तक के बच्चों को क्या करा है? रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला है। तो वो कौन सा राज्य बना है? वो जो राज्य है वो केरल बन चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है तेलंगाना सरकार किस देश के एक शहर से प्रेरित होकर इकोटॉन विकसित करने की घोषणा की है? जो तेलंगाना सरकार है वो कहीं के जो शहर है कोई सर वहाँ के
शहर से प्रेरित हो चुका है और उसे इकोटोन विकसित करने की उसने घोषणा कर दी। तो वो कौन सा शहर है? जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया? जो इसने कहाँ पे अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय प्रारंभ किया है? यूएई में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे है मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? जो अत्याधुनिक इंजन है इसका निर्यात प्रधानमंत्री ने किस देश को करने की घोषणा कर दी है? गिनी राज्य को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया? यानी कि चिनाब में एक बांध बनाया और वहां से पाकिस्तान में पानी जाता था, तो उसको भारत सरकार ने रोक दिया है। तो भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी को जो है रोक दिया है? तो वो है अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया नहीं, अल्जीरिया, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बगलिहार बांध। क्या हो जाएगा? बगलिहार बांध आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 25 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया? 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है इसमें किसको चुना गया था? तो इसमें जो है सूर्यवाला को चुना गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सा पुस्तक ऐसा है जो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? वो है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया है। जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए ई सेहत ऐप जो है ये किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा लागू किया गया। किस द्वारा? जम्मू कश्मीर द्वारा लागू किया गया है। आगे है हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? भारतीय टेबल टेनिस संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो मेघना अहलावत बनी है। कौन? मेघना अहलावत। ठीक है, आगे है हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। पटना हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? पवन कुमार बजंथरी को। किसको? पवन कुमार बजंथरी को। आगे है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? मानव विकास सूचकांक जो है 2025 जारी हुआ, उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा था? 130वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? जो वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 है ये किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जो है ये जारी की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत सरकार द्वारा HIV या फिर एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? एड्स एक वायरस जनित बीमारी है जो फैलता है, तो इसको उन्मूलन, इसको खत्म करने का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक भारत सरकार ने रखा है? 2030 तक। 2030 तक भारत सरकार क्या करेगी? HIV से मुक्ति पालेगी। ठीक है, आगे है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को जो है वो किस रूप में मनाएगा 2025 में? तो वो जो है इसे इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? यानी कि उन्होंने जो है शतरंज को इस्लामी कानून, इस्लाम के हिसाब से क्या कर दिया? उल्लंघन बता दिया कि इस्लाम का उल्लंघन कर रहा है और इस शतरंज खेल को क्या कर दिया? अस्थायी रूप से इसे निलंबित कर दिया। तो कौन से ने? अफगानिस्तान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है शतरंज खेल पर। आगे है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने FIDE महिला
विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? कौन सी ऐसी महिला है जिसने फिडे महिला विश्व कप रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो वो है कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? बिहार के मधुबनी में कितने रुपए के परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन या फिर शिलान्यास किया है? किस अवसर पर? पंचायती राज दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या किया है? शिलान्यास किया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि जो सेपक टकरा हुआ था विश्व कप 2025, उसमें पहली बार इसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो टकरा विश्व कप 2025 है, सेपक टकरा, इसका जो आयोजन है वो पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ब्स के आई विश आई दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर ही करिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो सकी है। आगे देखिए, आगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। क्या है? चालाक आदमी से सावधान रहो। तो इसका जो ट्रांसलेट है सही क्या हो जाएगा? बिवेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन, यानी कि चालाक आदमी से क्या रहो? सावधान रहो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे देखना है, जो खाली स्थान है वहाँ पे। तो सबसे पहला है आई अराइव द स्टेशन डॉट डॉट अ टैक्सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आई अराइव द स्टेशन इन अ टैक्सी। आई अराइव एट द स्टेशन इन अ टैक्सी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो शुद्ध वाक्य जो है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है भक्तों की सेना जा रही थी। भक्तों की सेना जा रही थी, ये क्या हो जाएगा? ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, ये भी नहीं होगा। भक्तों की भीड़ जा रही थी, ये भी नहीं होगा। भक्तों की मंडली जा रही थी, ये सही है। ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भक्तों की मंडली जाती है, भक्तों की सेना नहीं जाती है। आगे, बाछे खेलना किसे क्या तात्पर्य है? बाछे खिलना, यानी यहाँ पे है बाछे खिलना, इसका क्या तात्पर्य है? बाछे खिलना का तात्पर्य पूछ रहा है हमसे, तो इसका तात्पर्य है बहुत प्रसन्न होना। बाछे खिलना, बहुत प्रसन्न होना। आगे, अक्ल के डॉट डॉट दौड़ना। अक्ल के जो है के क्या दौड़ते हैं? तो अक्ल के घोड़े दौड़ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्ल के घोड़े दौड़ना। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे जो महान शासक था वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर जो है आक्रमण किया, उस टाइम किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक नहीं सॉरी मौर्य वंश नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने आक्रमण किया था तब नंद वंश का था। ठीक है, आगे है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? जो शिवाजी थे उनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो उनकी राजधानी रायगढ़ में थी। कहाँ पे? रायगढ़ में। दो राजधानी थी वैसे तो, जब आगे पढ़ेंगे उसके बाद देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला है हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कहाँ पे हुआ था? किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? अकबर ने किया था हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद है बिलग्राम का युद्ध। किससे संबंधित है? बिलग्राम का जो युद्ध है वो किससे संबंधित है? तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं से।
खुसरो का जो युद्ध है ये किससे संबंधित है? जहांगीर से। और खानवा का युद्ध जो है ये बाबर से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? साइमन कमीशन जो आया था तो इसका कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? तो साइमन कमीशन ने किस अधिनियम में सुधार किया है? भारत शासन अधिनियम 1919 में इसने क्या किया है? समीक्षा किया है, इसका सुधार किया है। आगे है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो महात्मा गांधी ने इसमें कब प्रथम बार भाग लिया था? कलकत्ता में, जब 1901 में अधिवेशन हुआ था तब। आगे है किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास जी। आगे है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन से 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे? जब क्या हुआ, पंजाब का विलय कर लिया गया तो उसके पश्चात पंजाब पर कौन से ऐसे शासक थे जो क्या करना चाहते थे? 3 ऐसे सदस्य थे जो अध्यक्ष थे, वो शासन करना चाहते थे। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। आगे है माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? और ये माउंटबेटन योजना कब है? 3 जून 1947 को। और इसका जो संबंध है वो किससे था? ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। ब्रिटिश द्वारा किसको? भारतीयों को सत्ता सौंपने से। आगे है लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं? तो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो रहे हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवा है वो फिर से विवाह कर सकती है, और इस अधिनियम को किस वायसराय के समय में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लाल सेना का गठन किसने किया था? जो लाल सेना है इसका गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। किसने? ट्राटस्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? जो लेजर होता है उसका पूर्ण प्रारूप, उसका फुल फॉर्म क्या है लेजर का? तो लेजर का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 58 है नैनो प्लग संबंधित है। जो नैनो प्लग है ये किससे संबंधित है? एक छोटे सुनने के यंत्र से नैनो प्लग जो है वो संबंधित है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सूची कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे सम्मिलित करते हैं और सूचियों के नीचे जो कूट दिए गए हैं उनका प्रयोग करके हमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहला है एक साइड सूची 1, इसमें लिखा गया है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर जो है ये न्यूटन की गति को दर्शाते, किसको? न्यूटन, रिवॉल्वर। ठीक है, उसके बाद डायनामाइट की हम लोग बात करें, डायनामाइट की अगर हम लोग बात करें तो डायनामाइट का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे रिवॉल्वर जो है ये क्या है? सैमुएल कोल्ट। उसके बाद डायनामाइट जो है ये अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। शीतलता का जो नियम है, शीतलता का नियम न्यूटन से संबंधित है, और दाब का नियम पास्कल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दाब की इकाई क्या है? जो दाब है इसकी इकाई क्या है? तो दाब की जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन या वर्गमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या यहाँ पे एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, ये भी सही है। आमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही आ जाता है। और टैकोमीटर से तापांतर, ये कुछ गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर या
सेंटीमीटर स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती हैं तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। कोई जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के माध्यम से जो गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका जो वेग है वो कैसा हो जाएगा। तो 3 सेकंड बाद इसका वेग 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे ट्रिप्सन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सन कैसा एंजाइम होता है जो कि क्या होता है, ये जो है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम से प्रोटीन्स को तोड़ता है। ग्रहणी में क्या करता है, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को हमें सम्मिलित करना है और नीचे कूट दिया गया है, उसके माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए सही उत्तर का चयन करते हैं। सबसे पहला है डायरिया। तो डायरिया जो है ये कहाँ पे होता है और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। डायरिया से जो है पाचन तंत्र प्रभावित होता है। डायरिया से क्या प्रभावित होता है, पाचन तंत्र। उसके बाद एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस से क्या प्रभावित होता है, छोटी आंत। और क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है, क्षय रोग से फेफड़े। और निमोनिया से श्वसनांग, जो श्वसन लेने वाले अंग हैं उनको श्वसनांग बोलते हैं, तो वो इससे प्रभावित होते हैं निमोनिया से। जैसे कि सर्दी हो जाता है, बच्चों को ज्यादा नहीं दिन तक बुखार हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इसको निमोनिया हो गया है। तो इसी प्रकार से इससे क्या होते हैं, नाक और जो श्वसन वाले जितने फेफड़े ये सब ज्यादा प्रभावित, श्वसनांग श्वसन करने वाले जो अंग होते हैं नाक वगैरह वो प्रभावित होते हैं। आगे है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन है किसने किया है, तो उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 है मैमथज। मैमथ जो है ये किसका पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है किसका, आदि मानव का, घोड़े का, हाथी का, कुत्ता का। तो मैमथ जो है ये किसका पूर्वज है, हाथी का। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी है तो उनके बच्चे को संभावित रुधिर वर्ग कौन होगा। यानी कि अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी भी बच्चे के माता पिता का क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनके बच्चों का जो संभावित ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ए बी और ए बी। ब्लड ए ग्रुप भी हो सकता है, बी ग्रुप भी हो सकता है और ए बी ग्रुप भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बनता है, जो कोशिका का जीवित अंश होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये किससे बनता है, प्रोटोप्लाज्म जो है ये किससे बनता है, ये जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बनता है। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर यानी कि एम्फीबियन कहा जाता है। तो किस वर्ग को वनस्पति का जगत का जो है वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है, ब्रायोफाइट को। किसको, ब्रायोफाइट को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है। तो कौन सी धातुएं सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर, तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सामान्य नियम का अपवाद है और इससे धातुएं कठोर होती है। तो वह है सोडियम और पोटेशियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है मैग्नीज। स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होते हैं। मैग्नीज है, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है, तो आयरन के साथ जो है इसमें 6 से 15% तक मैग्नीज पाए जाते हैं। आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसको अन्य किस रूप में प्रयोग किया जाता है, लैक्सेटिव। किसमें, लैक्सेटिव में। आगे है निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है, C3H8 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का जो सिद्धांत है ये किस नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। अगला है जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जहाज
का जो निर्माण किया जाता है तो उसके उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? मुंज स्टील, मुंज मेटल का। किसका? मुंज मेटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O है। क्या है? 2H2O है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77 है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? जो भारतीय वायुसेना है उनका आदर्श वाक्य क्या है? नभम अस्पृशम दीप्तम। नभम अस्पृशम दीप्तम जो है इनका आदर्श वाक्य वायुसेनाओं का है। नभः अस्पृशम दीप्तम। ठीक है, आगे देखिए। आगे है असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो असम राइफल्स है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में स्थित है। कहाँ पे? शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की हम लोग बात करते हैं। अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? जो अंबेडकर स्टेडियम है यहाँ पे कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है। जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है वो कौन सी देशांतर रेखा है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए 82 डिग्री देशांतर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? जो पूर्वी घाट पर्वत की पहाड़ियां हैं उनमें कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है इसके बारे में? तो नल्ला मलाई पहाड़ियां जो है कौन सा? नल्ला मलाई पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाए? आगे है निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होता है? ऐसा कौन सा नदी है जिसका मिलन कहाँ पे? कन्नौज में। कन्नौज में जो है गंगा नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो रामगंगा का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। विश्व की जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सी है? नामदफा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है उसके बारे में पूछा। तो भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में R.K. सिन्हा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, उसके बारे में? तो जो भारत का मैनचेस्टर है उसे अहमदाबाद में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, सही है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये सही सुमेलित है। पूर्व का बोस्टन मुंबई को कहा जाता है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो जावर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भूतापीय ऊर्जा से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें से कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं है? पूगा घाटी लद्दाख में एकदम सही है। पूगा घाटी जो है ये कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। वहीं पे तप्तपानी ओडिशा में, मणिकर्ण हिमाचल में, सूरज कुंड हरियाणा आपका ये राइट आंसर नहीं है। सूरज कुंड जो है ये हरियाणा में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे है आप लोग इससे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो सूरज कुंड है ये कहाँ पे स्थित है? इसका जो आंसर है कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे स्थित है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। आगे है मालको स्थापित है। मालको जो है ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये मैटूर में। कहाँ पे? मैटूर में स्थापित है। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो 14.2% है। कितना? 14.2%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जो ज्वालामुखी है इनसे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैब कास्ट किससे स्लैब कोस्ट है के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा देश जो है वो स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? नाइजर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं और इसे आप खुद ही हल कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक बार और इधर भी मैथ्स के क्वेश्चन है फिर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहे, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन हैं, यहाँ नहीं है, इस साइड ही है। ठीक है, देखिए 2-3 ही क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 92, 93, 94 और 95, 96 भी है और 97। अगला देखिए 98 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? जर्मनी में जो है राष्ट्रीयता का प्रतीक संदेशवाहक जो है इसे किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? जो गंगा नदी है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? लगभग जो गंगा नदी है वो बहुत सारे जिलों से, जैसे बेगूसराय से, पटना से, उसके बाद मुंगेर से होकर, इन सभी जगहों से होकर बहती है। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से नहीं बहती है? लखीसराय। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगा नदी है वो दरभंगा से भी नहीं बहती है और यहाँ पे ऑप्शन में दरभंगा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने लखीसराय को टिक किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या अपने सुझाव शेयर करना है तो आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में इससे अगले टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।